हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड और बेसिक मैथमेटिक्स की। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2021 के बोर्ड एग्जाम में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो उसका आपने टिक आउट भी किया होगा, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया है। और आज से मैं इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ चैप्टर वाइज। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है रियल नंबर, और इस वीडियो में मैं आपको रियल नंबर का सॉल्यूशन बताऊंगा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि 2021 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये है आपको स्टैंडर्ड और बेसिक मैथमेटिक्स। ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा पेन और पेपर में। और आपको क्या करनी है बच्चों, फ्लो में तैयारी करनी है। जैसे जैसे मैं चैप्टर वाइज बता रहा हूँ ना, तुरंत वीडियो जैसे ही आपको मिले आप प्रैक्टिस में लग जाओ। इसी तरह से मैं चैप्टर वाइज सारे बुक्स में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर्स का वीडियो बनाऊंगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट में लिंक दे सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द बताऊंगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में रियल नंबर का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है, कंसीडर द नंबर 4 to the power n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 to the power n ends with the digit 0। यानी इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा, ये थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज है तो इसमें हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे इफ वी इंड विथ 0 और 5, यानी एंडिंग जो है ना वो 0 और 5 से होना चाहिए, देन इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर, but only prime factor of 4 to the power n। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 to the power n को 2 to the power, इसका होल हो जाएगा 2n, क्योंकि 2 to the power 2 यानी 4 हो जाएगा और पावर n है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आगे कि फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक द प्राइम फैक्टराइजेशन of every composite number is unique। Therefore 4 to the power n can never end with 0 or 5। यानी ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन बच्चों रहेगा तो आप वही करना। सबसे पहले लिखना इफ वी एंड विथ 0 और 5 देन इट मस्ट हैव 5 एज ए फैक्टर बट ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4 to the power n, देयरफॉर 4 to the power n है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 2n। और इसके बाद फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंडिंग जो होगा इसका 0 और 5 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये जो है 2021 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रियल नंबर से है। तो रियल नंबर का ये सारा क्वेश्चन, कुछ कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है जो कि आपको मैंने वीडियो बना करके बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब उसी गेस का मैं चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ।
तो फर्स्ट में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में है कि 12, 15 एंड 21, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहले 12 को हम तोड़ेंगे, तो 12 को ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहले ये 2 से लगेगा 6 बार में, फिर 2 से लगेगा 3 बार में और 3 से लगेगा 1 बार में। उसी तरह 15 को फैक्टराइज करेंगे, 15 टूटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। उसी तरह 21 को भी हम लोग ब्रेक करेंगे, तो 21 3 से जो है वो 7 बार में लगेगा और 7 से 1 बार में लगेगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 इक्वल्स टू होगा 3 इंटू 5 और 21 इक्वल्स टू होगा 3 इंटू 7। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वैसा नंबर खोजेंगे जो तीनों में हो। तो तीनों में सिर्फ 3 ही ऐसा नंबर है जो तीनों में है, तो एचसीएफ हो जाएगा 3 और एलसीएम के लिए क्या होगा, जो कॉमन है इसके अलावा जो बच गया उसे भी लेना है। तो कॉमन तो 3 है, इसमें 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों में है और इसके अलावे आपको बच गया 2 बार 2 है, 2 इंटू 2, फिर 1 टाइम्स 5 है और 7 है। तो बच्चों इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर आपको आ जाएगा 420, यानी 12, 15 और 21 का एचसीएफ 3 होगा और एलसीएम हो जाएगा 420। इसके बाद हम लोग को कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में 17, 23 और 29, इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, सेम इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी। तो इसको भी आप उसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे 17 और 17 को डिवाइड करोगे तो 17 से ही 1 बार में लगेगा, 23 है, ये भी बच्चों 23 से ही 1 बार में लगेगा और 29 है, ये भी 29 से ही 1 बार में लगेगा। तो 17 इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 17 इंटू 1, 23 इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 23 इंटू 1 और 29 इक्वल्स टू लिख सकते हो 29 इंटू 1। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ में मैंने आपको क्या बताया है कि कॉमन फैक्टर खोजना है। अगर 2 नंबर है तो दोनों में खोजेंगे, 3 नंबर है तो तीनों में, 4 नंबर है तो चारों में। फिलहाल यहाँ पे 3 नंबर है तो तीनों में आप खोजो कॉमन फैक्टर क्या है। तो तीनों में आप देख सकते हैं 1 है, यानी एचसीएफ आपका हो जाएगा 1। और एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो एलसीएम जो है जो तीनों में है उसको तो लेना ही है, यानी 1 आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, बाकी का जो आपको नंबर बच गया है उसे आप लिख दो। तो 17 इंटू 23 इंटू 29, तो इन सभी को मल्टीप्लाई बच्चों जब आप करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 11,339, यानी एचसीएफ आपका 1 हो गया और एलसीएम हो गया इतना। इसके बाद आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 8, 9 और 25, 8, 9, 25 इसका भी वही काम करना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे अभी मैंने दोनों क्वेश्चन बताया है उसी तरह से ये भी बनेगा। तो पहले आप करो क्या करो कि 8 को तोड़ो, तो 8 को तोड़ोगे 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। उसी तरह 9 है, 9 को ब्रेक डाउन करो, 3 से लगेगा 3 बार में, फिर 3 से लगेगा 1 बार में। ठीक उसी प्रकार 25 है, 25 को भी आप तोड़ोगे तो ये ना तो 2 से कटेगा ना तो 3 से कटेगा, ये कटेगा आपको 5 से। तो 5 से 5 बार में और फिर 5 से 1 बार में। तो यहाँ पर 8 इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स होगा। 9 इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 3 इंटू 3, 2 टाइम्स होगा। और 25 इक्वल्स टू होगा 5 इंटू 5, यानी ये जो आप डिवाइड कर रहे हो ना तो इधर जो बच रहा है ये सब को आप यहाँ लिखोगे। तो आप निकाल रहे हो पहले एचसीएफ, तो एचसीएफ इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, कॉमन फैक्टर। तो ऐसा नंबर आप ढूंढो यहाँ पर कि तीनों में हो। तो तीनों में होने के लिए तो आप देख सकते हैं कि ये एक 1 ही है जो तीनों में है, तो 1 आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो और नहीं भी लिखोगे। तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 1 और एलसीएम आप निकालो तो कॉमन फैक्टर आपका 1 है। इसके अलावे जो नंबर बच गए हैं सारे नंबर को आप यहाँ पे लिख दो तो वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके एलसीएम हो जाएंगे। तो एलसीएम आपको यहाँ हो जाएगा 3 टाइम्स 2 होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 टाइम्स हो गए आपके 3
और 2 टाइम्स है 5 इंटू 5। तो बच्चों जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपको यहाँ पर आ जाएगा 1800, यानी एलसीएम हो गया 1800 और एचसीएफ हो गया 1। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि गिवन दैट HCF 306 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड LCM। ये दोनों नंबर का पूछ रहा है कि LCM कितना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, या इसी को आप ये भी कह सकते हो कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। तो गिवन दैट में बच्चों यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 306, सेकेंड नंबर दिया हुआ है 657 और HCF आपको दिया हुआ है 9। तो यहाँ से LCM निकालने के लिए फॉर्मूला आप लिख सकते हो LCM इक्वल्स टू होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय HCF। तो फर्स्ट नंबर आपका है 306, सेकेंड नंबर है 657 और HCF है 9। तो जब आप इसको 9 से काटोगे तो 34 बार में कटेगा और दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे 34 इंटू 657, तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 22,338। मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट आप चेक कर सकते हो। तो इतना ये आपका आंसर हो गया, यानी LCM इक्वल्स टू हो गया आपको, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस LCM इक्वल्स टू 2 नंबर का ना आप LCM निकाल रहे हो, यानी एक नंबर है 306 और एक नंबर है 657। तो इसका आ जाएगा 22,338, ये आपका LCM हो गया। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन बच्चों रहेगा आप ऐसे ही बना देना, चूँकि ये सब जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में रियल नंबर से आ सकते हैं, इसीलिए आप इसको देख करके अच्छे से रिवाइज कर लेना। और भी अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछने होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप करके पूछ सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको जल्द दे दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, ये भी स्टूडेंट्स लैंग्वेज प्रॉब्लम ही है, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा। कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, यानी हमें बताना है कि इसमें कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आप क्या करो, इसमें कॉमन क्या है, तो जो कॉमन है आप वो कॉमन ले लो। तो कॉमन यहाँ पर आपको 13 है, बच गया 7 इंटू 11 और प्लस 1, तो 13 हो गया। 7 इंटू 11 77 प्लस 1, तो आप यहाँ लिख सकते हो 13 इंटू 78। अब 13 इंटू 78 को जब आप तोड़ोगे तो 13 तो यहाँ पर है ही, और 78 जो है वो 13 इंटू 6 आप ब्रेक कर सकते हो। तो 13 इंटू 6 करोगे तो 13 इंटू 6 को आप 2 इंटू 3 कर दो, तो इस तरह से ब्रेक डाउन हो गया। यानी हम इसे लिख सकते हैं हेंस, यानी ये कंपोजिट नंबर है, हेंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए आप अच्छे से इसे देख करके रिवाइज कर लेना। इसी तरह से आपको एक और नंबर यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नाउ, सेम इसी तरह से बनाना है बच्चों जैसे मैंने ये आपको बताया है। नाउ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये भी आपको दिखाना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर दिखाने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, इसमें कॉमन ढूंढो। तो कॉमन यहाँ पर 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 को आप कॉमन ले लो। तो जब 5 को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो 5, और जब स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करोगे यानी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1008 प्लस 1, और यहाँ आपका हो जाएगा 1009। और जब इसे आप ब्रेक डाउन करोगे तो देख सकते हो बच्चों ये कंपोजिट नंबर है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर।
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। जिस तरह से मैंने आपको इधर बताया है सेम वही क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, कंसीडर द नंबर इज 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, सेम इसी तरह का बच्चों क्वेश्चन ये भी है। तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हो और मैं बता देता हूँ, वैसे आप बना के प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि दोनों अगर आएंगे तो दोनों में से कोई एक आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए आप इसे देख लेना। मैं इसे बता देता हूँ। कह रहा है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये जो क्वेश्चन है आपका ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो इसको आप बना सकते हो। इसमें मेन है लैंग्वेज लिखना रहता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले इफ़ 6 टू द पावर n इंड्स विथ 0 और 5, then it must have 5 as a factor, 5 as a factor। देखो बच्चों, जैसे मैंने लैंग्वेज लिखा है उसी तरह आपको लैंग्वेज यूज़ करने हैं, तभी आपको पूरे में पूरे मार्क्स आएंगे। क्योंकि अगर स्टेप मार्किंग भी होगा तो अगर आप लैंग्वेज सही से लिख रहे हो तभी आपको स्टेप मार्किंग में भी सही से मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर आप यहाँ लिखोगे बट ओनली प्राइम फैक्टर 6 टू द पावर n आर, 6 टू द पावर n आर। अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो बच्चों 2 इंटू 3 होता है, 2 3 या 6 होता है, तो 2 and 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 टू द पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 3 टू द पावर n, यानी 2 इंटू 3 करके होल पे पावर n आप चढ़ा देना। फिर जब होल पे पावर है तो अलग अलग भी लिख सकते हो यहाँ, यानी 2 टू द पावर n और 3 टू द पावर n। फिर यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम, फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम of arithmetic the prime factorization of every composite number is unique। इस तरह का बच्चों आप लैंग्वेज यूज़ करना, क्योंकि ऐसे आप लैंग्वेज में लिखोगे तो ही आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आप लैंग्वेज में नहीं लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। यानी हमें प्रूफ करना है कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो इसमें बच्चों क्या करना है, इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो √3 हो, √2 हो, √5 हो, √6 हो, सभी को एक ही तरह से बनाएंगे। तो आप देख लो और इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को आपको बनाने हैं। इसमें भी क्या है कि शुरू में आपको इस तरह से लिखना है। आप क्या लिखोगे, लेट अस assume that √3 is a rational। यानी आपको प्रूफ करने हैं इरेशनल, लेकिन आप क्या एज्यूम करोगे, आप क्या मानोगे कि √3 रैशनल है। यानी जो आपको प्रूफ करना है ना उसका उल्टा आप मान लो। तो जब आप रैशनल इसको माने हो तो रैशनल a/b के फॉर्म में होगा। यानी आप यहाँ लिख सकते हो √3 इक्वल्स टू a/b, जहाँ a और b जो है वो को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब तो बच्चों आपको पता ही होगा। को प्राइम का मतलब होता है जिसका HCF 1 होगा। यानी आपने इसे रैशनल माना है तो रैशनल a/b के फॉर्म में होगा, और a/b के फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है कि a और b जो होगा ये को प्राइम होगा और इसका HCF 1 आएगा। अब यहाँ से आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इसको करोगे तो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू a²/b²। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 3b² इक्वल्स टू a²। यानी आप यहाँ से लिख सकते हो a² इज डिविजिबल बाय 3, यानी a² जो है वो डिविजिबल बाय 3। तो सो a इज डिविजिबल बाय 3। इसको आप क्या करो बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब यहाँ पे आप लिखो सिंस a इक्वल्स टू 3c। तो जब a इक्वल्स टू 3c होगा
तो a का वैल्यू आपने 3c माना है, तो 3c माना है तो यहाँ पे भी आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9c स्क्वायर, यानी यहाँ और a स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर हो जाएगा, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर है। तो ये रीज़न आप यहाँ लिख दो कि a स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। अब जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, यानी 3 से 9 3 बार में कट जाएगा, तो सेम वही कंडीशन हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, so b is divisible by 3। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड से आप देख सकते हो कि 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है, यानी 3 एज अ कॉमन फैक्टर, 3 जो है वो आपका कॉमन फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर है तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्रैडिक्शन फैक्ट that A and B are co-prime, A and B are co-prime। तो co-prime बच्चों यहाँ हो गया, इसका मतलब HCF इसका 1 होगा। इसका मतलब है कि हमारा एजम्पशन जो है, यानी हमने जो माना है वो गलत है। इसका मीन्स क्या होगा? दैट्स मीन्स आवर एजम्पशन इनकरेक्ट, यानी हमने जो माना है वो गलत माना है। तो फिर लिख सकते हैं हेंस √3 इज एन इरेशनल, यानी जो हमने रैशनल माना है वो रैशनल नहीं है बल्कि इरेशनल है। उसी प्रकार से बच्चों आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, सेम उसी तरह से हम लोग करना है। यहाँ पर कह रहा है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल, यानी इसे प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसे रैशनल मानेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेट अस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी दैट 3 + 2√5 इज रैशनल, यानी हमने क्या किया है 3 + 2√5 को रैशनल माना है, और रैशनल माना है तो जाहिर सी बात है कि कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि 2 + √5 रैशनल माना है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, a/b के फॉर्म में हो जाएगा। अब आप क्या करो, 3 + 2√5 इक्वल्स टू a/b है, तो 2√5 को LHS तरफ रहने दो, लेकिन +3 को उधर ले जाओ, तो उधर जाएगा RHS तरफ, तो माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो √5 इक्वल्स टू ये 2 मल्टीपल में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो सॉल्व जब इसको आप करोगे तो हो जाएगा 2b, यानी √5 इक्वल्स टू a - 3b/2b हो जाएगा। और a और b यहाँ आपका इंटीजर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस a - 3b/2b, तो बच्चों ये p/q के फॉर्म में, दैट्स मीन्स a/b के फॉर्म में है, तो a/b के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा आपका, ये रैशनल हो जाएगा, ये रैशनल हो जाएगा। और रैशनल हो जाएगा तो √5 भी क्या होगा, रैशनल हो जाएगा, यानी सो √5 इज रैशनल, √5 रैशनल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप लिखोगे दिस कॉन्ट्रैडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 is irrational, so our assumption या our supposition is incorrect, यानी हमने जो माना है वो गलत है। फिर लिखोगे आप hence 3 + 2√5 is an irrational,
यानी बच्चों इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा, अगर आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो आप उसे रैशनल मान लेना। रैशनल मानोगे तो a बाई बी के फॉर्म में आएगा। फिर जब आप इसे सॉल्व करोगे, कंप्यूट करोगे, तो कंप्यूट करने के बाद ये आपको निकल जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं a माइनस 3/2 भी है, तो ये a बाई बी के फॉर्म में है। a बाई बी के फॉर्म में मतलब रैशनल है, और जब ये रैशनल है, LHS रैशनल है, तो जाहिर सी बात है कि RHS भी रैशनल होगा, क्योंकि यहाँ पर हम LHS RHS को इक्वल दिखा रहे हैं। तो √5 को हमने रैशनल माना है, जो कि हमारी मान्यता गलत है। हमने जो माना है वो गलत है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। जैसे बच्चों ये क्वेश्चन हमने बनाया है ना, उसी तरह से ये आप देख सकते हैं, प्रूव दैट द फॉलोइंग एन इरेशनल भी बनेगा। 7 √5 भी सेम इसी प्रकार से बनेगा। 6 + √2 भी इसी प्रकार से बनेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में करा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी बिना डिवाइड दिए बच्चों हम लोगों को क्या करना है, पता करना है कि ये जो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा बगैर डिवाइड किए हुए। और इधर क्वेश्चन बच्चों ये जो मैंने छोड़ा ये आप बना लेना, क्योंकि जैसे मैं इधर आपको बताया हूँ इसी प्रकार से ये भी बनेगा। शुरू में थोड़ा सा आपको इसमें, चूंकि इस तरह का जो भी क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा। इस तरह से करोगे तब अच्छे मार्क्स आपको आएंगे, स्टेप मार्किंग्स आएंगे, और इसी तरह से ये क्वेश्चन भी बनेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया। अगर नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट में मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, तो आपको बगैर डिवाइड के ये बताना है कि इसका रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा। तो 13/30 125 है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन बच्चों रहता है उसे हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका 3125 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने पे हम देखेंगे कि 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ गया, अगर दोनों साथ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। दोनों में से अगर कोई एक फॉर्म में आया ना, तो वो रिपीटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इससे देख के हमें पता चल जाएगा कि अगर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ गया तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर इन दोनों के फॉर्म में नहीं आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, उस डिनोमिनेटर का हम फैक्टराइज करेंगे। तो डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे बच्चों आप क्या करोगे, ना तो 2 से कटेगा ना तो 3 से कटेगा, तो 5 से आप इसे डिवाइड करो। तो 5 से डिवाइड करोगे तो 625 बार में कटेगा, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 125 बार में कटेगा, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 25 बार में, और फिर 5 से करोगे तो 5 बार में कटेगा, फिर 5 से 1 बार में। तो यहाँ पे बच्चों आप लिख सकते हो 3125 को आप क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, यानी 5 टू द पावर 5 लिख सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो कि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। मैंने बताया है कि इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा वो अगर इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर इस फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 टू द पावर n के फॉर्म में ये आ गया है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, सिंस द denominator has only 5 as its factor, so it has terminating decimal expansion। सब में बच्चों इसी तरह से आप करके लिखना पड़ेगा आपको कि ये जो फॉर्म में है वो 5 टू द पावर n के बेस पे आ गया है, इसीलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/8। इसमें भी आप वही करोगे, पहले 8 का आपको क्या करना है, यानी डिनोमिनेटर का क्या करना है, फैक्टराइज कर लेना है। तो डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करोगे तो ये 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 1 बार में। तो यहाँ भी वही चीज़ आप लिखोगे, फैक्टराइजिंग
डिनोमिनेटर वी गेट, यानी हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 17, 8 के जगह पे लिखोगे 1 2 3, 3 टाइम्स है 2 टू दी पावर 3। तो यहाँ भी बच्चों आप देख सकते हो ये 2 टू दी पावर m के बेस पे आ गया है। तो फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सिंस द डिनोमिनेटर हैज़ only 2 as its factor, so it has terminating डेसिमल एक्सपेंशन। यानी दोनों में से कोई एक फॉर्म में अगर आ गया तो वो आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, या अगर दोनों आ गया तो भी डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि इस बेस पे आना ही चाहिए, अगर आ गया तो होगा और अगर नहीं आया तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/455। इसे भी वही आप करोगे, 455 है, इसका आप फैक्टराइज निकालो। फैक्टराइज जब निकालोगे तो ये ना तो 2 से कटेगा ना तो 3 से कटेगा, तो 5 से आप इसे लगाओ, 5 से 91 बार में लगेगा, फिर 7 से लगाओगे 13 बार में लगेगा, फिर 13 से 1 बार में लगेगा। यानी यहाँ पे भी आप वही लिखोगे, फैक्टराइजिंग डिनोमिनेटर वी गेट, यानी 64 है और नीचे है आपका 455। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए पहले आप चेक करो बच्चों कि उस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 455 को आप क्या लिख सकते हो, 5 × 7 × 13। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 तो है, लेकिन 5 के अलावे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 × 13 है, मतलब ये 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर n, यानी ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में आपका नहीं आ रहा है, इसीलिए ये जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यानी यहाँ हम क्या लिखेंगे कि द डिनोमिनेटर is not in the form of 2 to the power m, 5 to the power n, so it has a non-terminating डेसिमल एक्सपेंशन। यानी क्या लिखोगे बच्चों, ये जो है आपका इस फॉर्म में नहीं आया है और इस फॉर्म में नहीं आया है, इसीलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये होगा। जबकि अगर इस फॉर्म में आ जाता तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता। नेक्स्ट है 15/1600। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करना है बच्चों। आप क्या करो, 1600 का पहले फैक्टराइज निकाल लो। तो 1600 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से लगाओगे 800 बार में लगेगा, फिर 2 से लगाओ 400 बार में, फिर 2 से लगाओगे 200 बार में, फिर 2 से 100 बार में, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25 और फिर 5 से 5 बार में, और लास्ट है 5 से 1 बार में। ये तो इनफैक्ट आपको आता ही होगा, इसलिए मैं जल्दी में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों, फैक्टराइजिंग डिनोमिनेटर वी गेट, फैक्टराइजिंग डिनोमिनेटर वी गेट। तो आपका है 15/1600। तो 1600 को बच्चों आप क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है यहाँ पर। तो 6 टाइम्स है यानी 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा, और 5 है आपका 2 टाइम्स, तो 5 टू दी पावर 2 हो गया। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि ये 2 टू दी पावर m के बेस पे भी आ रहा है और 5 टू दी पावर n के बेस पे भी आ रहा है, यानी दोनों साथ में यहाँ आ रहा है। तो दोनों साथ में है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो लिखोगे आप यहाँ, सिंस द डिनोमिनेटर। इस तरह से बच्चों स्टेटमेंट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप स्टेटमेंट दोगे तभी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और ऐसे आप बना करके जो चीज़ आप लिखना चाहते हो वो नहीं लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आपको नहीं आएंगे। इसीलिए जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से आपको स्टेटमेंट दे करके ही बनाने होंगे, ताकि आपको अच्छे मार्क्स आएँ। और अगर स्टेप मार्किंग भी हो तो आपके स्टेप मार्किंग में मार्क्स न कटे, आपको फुल आउट ऑफ फुल आए। यानी द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, सो इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
इसके बाद बच्चे ये सारे क्वेश्चन आपको खुद बनाने हैं। इधर मैंने बता दिया है और ये भी इसी प्रकार से बनेंगे जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पॉलिनोमियल चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये जितने भी क्वेश्चन बच्चों हैं मैंने आपको एक वीडियो बना करके बताया था कि 2021 के बोर्ड एग्जाम में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर वाइज मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी से। तो इन्हीं सारे क्वेश्चन का मैं आज सॉल्यूशन दिया हूँ और ये सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बच्चों, अभी आपके पास समय नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं पॉलिनोमियल का बताऊँगा आपको। तो इसी के साथ बच्चों हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अगले वीडियो में मैं आपको पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन बताऊँगा। और बच्चों जैसे मैं आपको कह रहा हूँ उस तरह से आप कंटिन्यू रहो। मैथ्स का जिस तरह से आपको वीडियो मिले वैसे ही आप उसको बनाना शुरू कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम है और इस कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने हैं। चूँकि एनर्जेटिक रहना काफ़ी ज़रूरी है। एनर्जी आप में रहेगी तभी आप सही से तैयारी कर पाओगे। अगर एनर्जी आप में नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं बचेगी, तो आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। तो एनर्जेटिक होकर के बच्चों आप पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पढ़ो। सारे सब्जेक्ट के आप टाइम बांध लो कि इतने इतने समय में मुझे पढ़ने हैं और उस हिसाब से आप पढ़ो। धन्यवाद।